नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शिंदे और आवाड की आर पार की लड़ाई। जी हाँ, जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं तब से जो है जितेंद्र आवाड और उनके बीच में कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है। क्योंकि एक समय में दोनों मित्र थे, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन दोनों मित्र माने जाते हैं। थाना में दोनों की एक अलग राजनीति है और इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते से कि आखिर में ये आर पार की लड़ाई क्यों चल रही है, आखिर में ऐसा क्या हो गया। सर, आवाड साहब का और शिंदे साहब का लोग जो है मिसाल देते थे कि दोनों एक पक्ष और विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी मित्र की तरह रहते थे। अब आज दोनों जो है एक दूसरे दुश्मन की तरह आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आपने जो जिक्र किया वो बिल्कुल 100% सही है जी। कि मुना ऐसा होता था कि शिवसेना वाले जो नगर सेवक थे जी और कार्यकर्ता थे और अन्य नेता थे, वो एकनाथ जी शिंदे के ऊपर इसलिए नाराज़ थे कि वो जितेंद्र आवाड को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते थे, उनको मिलते रहते थे जी। और महापालिका में जो भी डिसीजन होते थे जी, वो निधि के बारे में हो, आर्थिक व्यवहार के बारे में हो और किसी के अपॉइंटमेंट या किसी को यहाँ से वहाँ प्रमोशन देना है या उसका ट्रांसफ़र करना है, वहाँ से लेके किसको कौन सी कमिटी देनी है, किसको महापालिका के वार्ड ऑफिसेस में रीसेट करना है, ये सब जो है वो दोनों मिलके करते थे और एक दूसरे के सहमति से करते थे। बार्गेन करते थे एक दूसरे को कि भाई नहीं, ये मेरा जो है ये मेरा खास आदमी, मेरे को ये यहाँ चाहिए। फिर आवाड साहब बोलते थे कि ठीक है, ये तुम्हारा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर मेरे को फिर ये आदमी यहाँ चाहिए। इतना यहाँ तक होता था जी। और कैसे है ना, ये महापालिका में हज़ारों करोड़ों के व्यवहार होते थे, आर्थिक व्यवहार, जिसमें 1-2 का 4 भी था और 4-2 का 1 भी था। तो उसमें भी ऐसा लोग बोलते थे आपस में कि भाई इसमें भी जो भी है वो आपण सारे भाऊ मिळून वाटून खाऊ, ऐसा ये पद्धत से जो भी होता था वो दोनों का क्योंकि सत्ता में भी रहते थे, विपक्ष में रहते थे, विपक्ष में आवाड और सत्ता में शिंदे साहब। हाँ, वो सर उस ज़माने में जब ये दोनों एकदम दोस्त थे ना, तो जो मैंने विपक्ष को वो विपक्ष का नाम देना ही गलत था। इतने वो दोनों एक थे, मतलब ऐसा होता था कि नगर सेवक आपस में झगड़ते थे, कार्यकर्ता झगड़ते थे, मगर इन दोनों की मैत्री एक मिसाल बन गई थी थाना में। जैसे दिघे साहब और डावखरे, इनकी मैत्री, डावखरे अलग पार्टी में था, वो पहले कांग्रेस में था, बाद में राष्ट्रवादी में था और ये शिवसेना में थे, मगर उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। उसमें खास बात मैं जाते जाते बताऊं कि उनकी दोस्ती मैंने करवाई थी जी। पहले वो भी दुश्मन थे, मैंने दोस्ती करवाई, फिर वो ज़िंदगी भर चलती रही। तो एक अच्छे खासे मित्र होने के बाद उसमें ऐसा हुआ कि सर दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया। अभी कैसे है ना, अभी संबंध उनके इतने बिगड़ गए हैं कि दोनों भूल गए कि भाई हम एक साथ थे तब हम साथ है करके जी। हम आपके कौन हैं ऐसा कभी पूछा नहीं जी। हम आपके फैमिली मेम्बर हैं जी, ऐसी तरह से सुना। सर कैसे है ना कि जब जितेंद्र आवाड को एक पुलिस कमिश्नर ने एक स्कैम में, अभी ज़्यादा डिटेल नहीं लेते हम लोग, किसी बिल्डर ने आत्महत्या कर ली थी, तो उसमें जितेंद्र आवाड को ऑलमोस्ट जेल के दरवाजे तक लाके रखा था जी। और ऐसा था कि बस कुछ नहीं, कल सुबह जितेंद्र जेल में जाएगा। तो उस समय शिंदे साहब ने उनकी पूरी ताकत लगा के उनको मदद की और उनको जेल से और इवन इससे भी बचाया, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के बदले भी करवाया गया। हाँ नहीं, वो तो आप जानते हैं, बहुत सारा आप थाना गए हैं, आप सब जानते हैं। तो ऐसा है कि वो एक सर ऐसा है कि ये बाद में अभी बारीक चुटुक पुटुक कुछ ये कि FIR हुए, ये हुए, छोड़ो, मगर वो जो केस था जी, वो भारी पड़ता था जितेंद्र को, और अंदर जाता था तो सदा के लिए वो बदनाम, उसका नवाब मलिक हो जाता था, इतने ये था। तो उसमें शिंदे साहब ने, ये मेरा दोस्त है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये भूमिका ली और CM से लेके सब जगह लड़े, कमिश्नर से लड़े, गृह मंत्री से लड़े, सबसे लड़े। फडणवीस साहब तो थे CM और इनको बचाए, यस, इनको बचाए।
और फडणवीस साहब ने भी इनका दिल रखने के लिए वो भी कर लिए। तो इतनी गहरी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई। दूसरा ऐसा है कि जितेंद्र ने भी कभी एकनाथ जी के बारे में गलत कुछ बोला नहीं। सर अभी कुछ बातें ऐसी होती है कि मैं दोनों का मित्र हूँ जी और जितेंद्र का सर 30 साल से मित्र हूँ, और सिर्फ मित्र नहीं, मैं उसके चाहने वाले, उसके ऊपर प्रेम करने वाले, उसकी जो एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, एक तेज है उसमें जी, उसके बोलने में तेज है, लिखने में तेज है, फाइटिंग नेचर का वो फाइटर है। वो फाइटर भी शब्द उसके लिए नहीं, वो क्रूसेडर है। कौन? जितेंद्र आवाड। जितेंद्र क्रूसेडर है। और शिंदे साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुशल प्रशासक हैं जी, ही इज़ ए गुड कोऑर्डिनेटर, ही इज़ गुड पार्टी ऑर्गेनाइजर। सर इनके भी गुण जो हैं और इनके गुण हैं वो अलग अलग है, एकदम एक दूसरे से मेल नहीं खाते जी। शिंदे साहब पूरा पार्टी के ऊपर कब्जा बनाए रखे। इसके खिलाफ इसकी पार्टी में एनसीपी में ही बहुत सारी बगावतें होती रही, कोई ना कोई इनके खिलाफ हमेशा रहा। डावखरे ने तो मुझे यहाँ तक बोला था कि इसकी मार दो मतलब फूले तो मैंने उसके खिलाफ मुहिम भी चलाई थी। डावखरे भी मेरा दोस्त था, उस समय ये इतना गहरा दोस्त नहीं था। तो डावखरे मुझे बोलता था आप ना इसका ये मुद्दा पकड़ो और ठोको इसको, तो मैं ठोकता था जी। उसके ऊपर क्या क्या कविताएं लिखता था, मजाक करता था, वो सब डावखरे के कहने से करता था। और कैसे है ना, मेरी पहले से बुरी आदत है कि मेरा कंधा ना मैं हमेशा किसी बंदूक वाले को दे देता हूँ, तुम्हारी बंदूक रखो यहाँ, जो चलाओ। तो उस तरह डावखरे ने मेरे को बहुत यूज़ किया जितेंद्र के खिलाफ। मगर एक बार ऐसा हो गया कि रात को एक उसने मीटिंग रखी थी, मतलब खाना पीना दोस्त लोगों को। तो उसके एक दोस्त है डॉक्टर भूमकर करके, यहाँ पे ENT स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने बोला तुम भी चलो, तो मैं गया। तो उस पहली बार ऐसा हो गया कि मैं उनकी बातें सुनता रहा। किसकी? जितेंद्र की। वो पार्टी में, सर पार्टी थी, ड्रिंक पार्टी थी, और हम सब लोग ड्रिंक ले रहे थे, ये कर रहे थे, मगर उसमें उसका एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी जितेंद्र का जो मैंने देखा, मैं हैरान रह गया। मैंने सुना था वो MBA हुआ है, बड़े पोस्ट पे था इसमें तुम्हारे कंपनी में, मगर उसका जो एक इंटेलेक्चुअल ऑरा, सच उसके चेहरे पे वो चिकना है वगैरह वगैरह वो छोड़ो, मगर उसके चेहरे में एक तेज है। वो तेज जो है ना वो बुद्धि का है जी। एक बुद्धिमत्ता का तेज होता है सर, इंटेलेक्चुअल आदमी। और मेरे को आश्चर्य लगा कि ये आदमी इंटेलेक्चुअली एक A1 क्लास के लोगों में है, और डर्टी पॉलिटिक्स खेलने की अगर बारी आती है तो D से भी नीचे जाता है। मतलब एक ही साथ मिस्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, वो जो कथा दोनों दूसरे के दोनों एकदम परस्पर विरुद्ध। तो उसका इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटी है सर, उसका इतना किताबें पढ़ने वाला जी, उसके इतना आदमियों को समझने वाला दूसरा कोई पॉलिटिशियन महाराष्ट्र में होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। वो अकेला ही है, जितना वो पढ़ता है सर, उसके घर में उसका शौक किताबें हैं। बिल्कुल, घर में भी काफ़ी किताबें हैं। और एक बार मैंने उसको बोला कि मेरे पास 25,000 किताबें, वो बोला मेरे पास भी 10,000 होगी। वो बोला मैंने हर एक किताब पढ़ी है। 10,000? हाँ सर, मैं 25,000 पढ़ा हूँ, 10,000 की क्या बात कर रहे हैं। तो उसका एक अलग इम्प्रेशन हो गया। फिर मैंने उसको निकलते समय बोला कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुनता था, मगर ये जो है जितेंद्र मेरे मन को भा गया। अब हम दोस्त जी, हम मिलते रहेंगे। फिर मिलते रहे तो एक दो इंसिडेंट भी ऐसे उसके जीवन में हुआ कि उस समय उसने एक बड़े मित्र के नाते मुझे पूछा जी, कि एक तो ऐसा हुआ कि एक बार वो इतना उत्साही था और इतना वाइब्रेंट था कि वो दही अंडी लगती थी जी, उसमें ये सबसे ऊपर और वहाँ से गिर गया और बहुत खून बहने लगा जी। तो मैं वो देखने के लिए गया था ऐसे ही, जितेंद्र की दही अंडे करके। तो वो खून मुझसे देखा नहीं गया। मैंने उसे उठाया एक दो मित्रों के उसके ही मित्रों के साथ और दवाखाने में लेके गया और वहाँ बैठा रहा। और जब तक डॉक्टर ये नहीं बोले कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, मैं उसके साथ बैठा रहा। तो उसको भी अच्छा लगा कि एक बड़े भाई के समान ये आदमी है।
दूसरी एक बात सर, बहुत सारे पर्सनल बातें सर हम बोलते हैं 9 मिनट में 10 मिनट में करेंगे, कहाँ कैसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा सर। सर एक एक की पूरी ज़िंदगी मेरे दिन सामने। सर उसके लिए कैसे है ना कि उसके लिए 2 लड़कियाँ पूरे जी जान से मरती थी और दोनों उसके साथ ऐसी जुड़ी हुई थी कि दोनों बोलती थी कि हमसे शादी करो, मुझसे शादी करो। सर उसमें एक थी रुता जो अभी उसकी बीबी है, और एक दूसरी थी जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। एक के साथ न्याय हुआ है। हाँ नहीं, सुनो ना कहानी सुनो। तो ऐसा हुआ कि उसने मुझे एक दिन पूछा कि आप दोनों को जानते हैं और दोनों कितना प्रेम मेरे ऊपर करती है। और वो बोला मेरा भी प्रॉब्लम ऐसे कि दोनों के ऊपर मेरी जान अटकी हुई है, मगर मेरे को अभी चॉइस करना है जी। तो मैंने उसको बोला कि तुम जिस तेज दिमाग के हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई तुमको देखता है तो इम्प्रेसिव हो जाता है। आम आदमी अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो खड़ा ही हो जाएगा, बैठ नहीं पाएगा। और तुम्हारी आँखों में ये जो तुम्हारी इसकी आँखें हैं, घड़ी आँखें हैं, मैं बोला उसमें ऐसी ताकत है कि तुम जिसको भी देखते हो वो अभिमंत्रित हो जाता है। हिप्नोटिक स्पेल है तुम में। तो तुम्हारी ये जो पर्सनैलिटी है इसको रुता सूट करती है जी। वो एरोस्टेस थी, तो मैं बोला वो तुमको सूट करती है। दूसरी है उसका प्यार बड़ा होगा मगर वो तुमको जीवन में सूट नहीं करेगी। तो कल तुम बड़े हो जाओगे, इतने बड़े हो। मैं उसको बोला कि थाना में मुख्यमंत्री बन। सर उस समय एकनाथ का मेरे मन में जिक्र है, बड़ी पुरानी बात कह रहा हूँ, जिक्र भी नहीं आया क्योंकि वो कहीं महापालिका के बाहर नहीं भी थे। तो मैंने बोला थाना में एकनाथ अपने तुम्हारा वसंत डावखरे एक मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट था जी। पवार साहब ने उसको कायम उपसभापति बन के उसके ऊपर अन्याय किया। वो क्यों किया उसके बाद सर बड़ी वीडियो कहानी बनेगी। इसको वसंत डावखरे को क्यों दबा के रखा ज़िंदगी भर, क्यों उपसभापति के ऊपर उसको बढ़ने नहीं दिया, मुख्यमंत्री क्या मंत्री भी नहीं बनाया कभी। वो कहानी वीडियो बनाएंगे अलग से, वो फिर कभी करेंगे। तो मैं बोला तुम सिर्फ मंत्री नहीं, एक दिन शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हो। तो जब तुम स्टेज पे बैठोगे कि तुम्हारे बाजू में जो तुम्हारी बीबी बैठेगी वो भी, तुम लोगों को बोलना चाहिए आदर्श जोड़ा है, क्या जोड़ी बनाई है, वाह वाह राम जी क्या जोड़ी बनाई है, ऐसा लोगों ने बोलना चाहिए। तो रुता से शादी करो। और उसने रुता से शादी कर ली और दूसरी को समझा दिया कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वो भी मान गई। वो तो यहाँ तक बोली थी कि उससे शादी करो और मेरे साथ भी रहो। मतलब क्या प्यार होता है देखो एक एक का। इसके जीवन की सर एक ऐसी 10 कहानियाँ इसके जीवन में है ना, जो कोई बोलेगा ना तो बोलेगा अरे इसके ऊपर पिक्चर निकालो। धर्मवीर पिक्चर निकली इनके ऊपर, दिघे साहब के ऊपर, और एकनाथ भी थे उसमें, साइड हीरो सेकंड हीरो वो थे। तो वो लोग बोलेंगे अरे अनिल जी आप ही इनके ऊपर पिक्चर, वो पिक्चर निकाल भी रहा है जी, छत्रपति शाहू महाराज के ऊपर वो पिक्चर निकाल रहा है, मगर उसमें वो थोड़ा होगा नहीं, वो नहीं होगा। मगर जितेंद्र आवाड़ एक ऐसा हस्ती है कि जिसके ऊपर सर बहुत रोमांच है। ये रोहित शेट्टी वगैरह जैसे आदमी को बोलना पड़ेगा कभी तुम कि उसने क्या नहीं किया जी ज़िंदगी में। जो अच्छा होता है, जिसके लिए नेता बनता है, वो हर एक चीज़ उसने की है। और जिसके लिए नेता लोगों के टीका का विषय होता है वो भी उसने की है। वो सब उसमें से बहुत सारे लोगों के सामने भी है। तो छोड़ो, और सर मैं देखो बैठता जाता हूँ अभी, ठीक है। और एकनाथ शिंदे का ऐसा है कि थाना में पार्टी में उनका दिघे साहब के बाद दिघे साहब का ही रोल रहा। और सुनो, दिघे साहब की जगह लेना मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल दिघे साहब का जो लोगों के मन में उनके प्रति प्यार था, सम्मान था, आदर था, एक स्थान था, मान था, और लोग उनको ऑलमोस्ट भगवान स्वरूप मानते थे। उनके जाने के बाद कई लोगों ने ट्राई किया लेकिन सफल नहीं हुए। हाँ, अभी रघुनाथ मोरे वगैरह और मगर उन्होंने क्या किया, 2 बजे तक बैठना और लोगों को अकड़ से बोलना, इतना ही ले लिया। दिघे साहब जो प्यार जताते थे, लोगों को संभल लेते थे, वो नहीं लिया। खाली इतना लिया कि मैं 2 बजे तक बैठूंगा और 1 बजे के बाद मुझे मिलना। ऐसा आनंद दिघे क्या हो, लेट मिलने से थोड़ा होता है कोई। वो उसकी मर्यादा थी बेचारे, वो अभी है भी नहीं अपनी, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरे लोगों ने भी इच्छा व्यक्त की उनकी जगह लेने की, मगर एकनाथ शिंदे निकले। और एकनाथ, जैसे मैं जितेंद्र के बारे में बताता हूँ, वैसे एकनाथ जी के भी कुछ गुण हैं जिनकी वजह से वो ऑलमोस्ट दिघे साहब बन गए।
मैं ऑलमोस्ट क्यों बोलता हूँ सर, लोगों की भावना को संभालने के लिए बोलता हूँ। मैं अगर ये बोलूँगा कि वो ऑलमोस्ट नहीं, वो दिघे साहब ही बन गए, तो कुछ लोग बोलेंगे ये क्या तुम ज़्यादा ही बोल गए। चलो नहीं बोलता हूँ इतना ज़्यादा, मगर सर दिघे साहब की प्रतिकृति तो मित्रों बोल सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ। तो दिघे साहब की प्रतिकृति एक समर्पितता, एक त्याग भावना जी। सर, दिघे साहब और एकनाथ जी शिंदे, ये दो ऐसे शिवसेना के नेता थाना में निकले कि जिन्होंने जो भी किया लोगों के लिए किया। उनके मन में हमेशा ये बात रही कि मेरी पार्टी जी। शिंदे साहब को भी मैं बोलूँगा कि उन्होंने जो भी किया, जिसके लिए शायद आप ऐ करके देख सकते हैं, वो भी ऐ जो है ना जी। वो पार्टी के कभी अपने लिए नहीं किया कुछ, वो निस्वार्थ बुद्धि से करते रहे। और लोगों के लिए सर समय देना, उसमें दिघे साहब के जैसा ही उनका ये रहा। रात 2 बजे 3, अभी सीएम बनने के बाद सुबह 4 बजे। यस। अरे परसों हमारा मिलना था, हम 10 बजे मिलने वाले थे, उनका मैसेज पीए का आया कि भाई साहब बिजी हैं, रात को फ़ोन करेंगे। अभी रात को फ़ोन करेंगे, आनंद के मेरे घर 1:30 बजे 2 बजे आता था और हमको आदत हो गई थी। इनका 1:30 बजे फ़ोन आया, बोले कहाँ हो? बोले कहाँ हूँ, मैं बेडरूम में हूँ। बोले सो गए? मैंने सोया नहीं हूँ मगर ऑलमोस्ट सोया हूँ। तो बोले मैं बुलाने वाला था आपको गप्पा मारने के लिए। बोले नहीं अभी मेरे से नहीं हुआ वो आप। मगर मैं बोला उनको कि सुबह मैंने आज बात की थी आपसे, आपके आवाज़ में जो फ्रेशनेस था वो भी है, वो भी 1:30 बज गया फिर भी आप उतने ही फ्रेश है, ये क्या बात हो रही है? वो बोले ऐसा मैं अगर फ्रेश नहीं रहूँगा तो अनिल जी मेरे जो विरोधी है ना मेरे को कभी समाप्त कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो बोले मेरी चेतना जी, चैतन्य सर, वो चेतना जो है ना वो दिघे साहब की परंपरा से उनको मिली। सर गुरु कभी कभी हाथ में उठा के देता है और कभी कभी अपने आँखों से दे देता है, कभी कभी अपने प्राण तत्व से प्राण तत्व, ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्यार की बंदा बहाते चलो। सर ज्योत से ज्योत जो जगती है ना वो सर मराठी में एक बहुत सुंदर ऐसी ये है अभंग है, अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू नको रे। अंतरीचा मतलब अंदर का जो ज्ञानदीप है उसको कभी बुझने मत दो। सर एकनाथ शिंदे के अंदर एक ऐसा ज्ञानदीप है जिसको जलाने का काम दिघे साहब ने किया था और आज की तारीख में भी शिंदे साहब के मन में वो ज्ञानदीप जलता है करके। ये जो आप चमत्कार देख रहे हैं ना, लोगों के प्रति मिलना, किसी को भी नाराज़ नहीं करना और सबका काम करने की कोशिश जी तोड़ करना। जी। फडणवीस जैसे शार्प, सर फडणवीस है ना वो ऐसा एक तलवार है कि जिसकी धार उसके म्यान के बाहर, म्यान भी उसका घिसट गया तो काट देगा। उनने काटे हुए ऐसा को वो अलग मेरे को याद करते नहीं है जी। फडणवीस की तलवार की म्यान से कटे गए लोग, भाई तलवार से तो कोई काटेगा, इनका म्यान भी इतना धारदार है कि उससे भी कितने लोग कट गए, उसके बारे में बोलेंगे हम। सर ये एकनाथ जो है वो और जितेंद्र की मैत्री इसलिए नहीं थी कि आपस में बांटने का खेल नहीं था, मिल बांट के खाएंगे ऐसा नहीं था, वो था मिल बांट के देंगे। सर नगर सेवकों को भी ज़रूरत रहती है, इनको भी ज़रूरत रहती है, कार्यकर्ताओं को रहती है, सबको संभालना है ना, तो वो संभालने का काम जितेंद्र भी करता है और ये भी करते थे। तो वो दोनों बैठ के पूरे सब डिसीजन लेते थे और कमिश्नर जो भी रहे वो ये सोचता था सर अपने यहाँ फुफ्फुस दो रहते कि नहीं जी, हाँ इकड़े फुफ्फुस इकड़े फुफ्फुस। तो ये ठाणे नगरी का हृदय जो था वो दिघे साहब थे पहले जी, और फुफ्फुस जो थे बाद में ये दोनों थे। इनकी श्वास लेने की प्रक्रिया सर उससे होती है, तो महापालिका सांस लेती थी ना तो ये फुफ्फुसों के मार्फत लेती थी दोनों, और दोनों एक साथ काम करते थे। सर कैसे हुआ ना कि सर जितेंद्र के बारे में 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, मेरे पास इसकी उतनी कहानी है, बनाएंगे एक दिन। सर कैसे हुआ ना कि जैसे ये शिंदे गुट टूट गया शिवसेना से जी, तो पहला जो महाआघाड़ी का गठन था उसमें उद्धव ठाकरे और जितेंद्र बहुत क्लोज हो गए, हद से ज़्यादा क्लोज हो गए सर। मतलब एक दिन मैंने जितेंद्र को बताया कि तुम पवार साहब को जितना स्थान मान सम्मान और तुम्हारे जीवन में एक भूमिका देते हो और उनकी स्तुति करते हो कि भाई इसके बर्थडे के इसमें निष्ठा 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 करके उसने कितने ज़ियारत किए थे। मैं बोला उद्धव के बारे में
मैं अभी देख रहा हूँ तुम शरद पवार के बाद उसकी पूजा करने लगे हो। तो ऐसा हो गया कि जैसे ही इनमें डिवाइड हो गया जी तो शिंदे साहब जैसे उद्धव से टूटे, ये उनसे इतना जुड़ा हुआ था जितेंद्र कि वो उनके साथ चला गया। और उद्धव को थाना में, सर ये केदार दिघे वगैरह जो है ना, ये ऐसे चिमुकले भातुकलीचा खेळ खेळणारे बच्चे, भातुकलीचा खेळ मालूम है ना, वो बच्चे खेलते हैं वो कि मी बायको तू नवरा, ये अपनी पोरं हे ते वगैरह वगैरह, वो बच्चा है, वो एकदम छोटा बच्चा है, नन्ना मुन्ना राही हूँ प्यार का सिपाही हूँ, वो ऐसा केदार दिघे है जिसके हाथ में ताकत है, जो कुछ बन सकता है। मगर वो शिवसेना में नहीं तो आज की तारीख में शिंदे के खिलाफ उसको ही बना देते थे। जी बिल्कुल, जिला प्रमुख बना देते थे उसको। मगर उद्धव जी ने ऐसा शुरू किया कि भाई मेरा जो पॉलिटिक्स थाना में शिंदे साहब ने बिगाड़ के रखा है, सब नगर सेवक ऑलमोस्ट एक छोड़ के चले गए, पदाधिकारी भी बहुत सारे चले गए, एक 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 जाते ही रहे। तो तुम ये भूमिका ले लो कि तुम शिंदे साहब से पंगा लो। ये किसने कहा? उद्धव जी ने कहा। किसको कहा? जितेंद्र आवाड। और उसने जैसे पवार साहब ने कोई आदेश दिया कि भाई लड़ो चढ़ो पढ़ो हो जाओ इसके खिलाफ, वैसा उसने उद्धव का संदेश मान लिया। और तब तक ये महापालिका विसर्जित भी हो गई थी अपनी, तो वो जो बैठ के काम करते थे वो तो बंद हो ही गया था। तो जितेंद्र ने ये उद्धव का ब्रांड एम्बेसडर तो वो नहीं बने, ब्रांड एम्बेसडर एक ही अपना संजय, मगर उनके वो थाना के अघोषित शिवसेना प्रमुख बन गए, शिवसेना जिला प्रमुख। और उन्होंने काट्य देना, एकनाथ जी को सताना। क्या है ना, कोई खंजर भोंकता है और अश्वल होता है ना, अश्वल, हाँ भालू बोलते हैं ना उसको, वो है ना, वो मारता है आदमी को और गुदगुले करके मारता है। हंसी क्या, गुदगुले को क्या बोलते हैं मालूम नहीं? गुदगुदी, वो गुदगुदी करके मारता है। वो आदमी को उसके नाखून बहुत होते हैं, उससे नहीं मारता है, वो गुदगुदी से मारता है। इसने ऐसा जितेंद्र ने गुदगुदी से मारना शुरू किया, ये उंगली करते रहने का बारीक बारीक चीज़ों में। वो उसने कुछ उद्घाटन के लिए किया तो वहाँ कुछ उधर पहले ही दिन जाके बोलेगा मैं उद्घाटन करता हूँ, ये मेरा एरिया है, मेरी है। और फिर अनबन होती गई उनमें, और वो यहाँ तक पहुँची कि कल अधिवेशन में जितेंद्र ने जो मुद्दा आगे किया, वो नीट का जमीन का, सर वो काल्पनिक है, पुराना है सर। दिसंबर में ये सब हो चुका था। अभी उसका मैंने जानकारी ली जवाबदार लोगों से, वो बोले इसमें कोई दम ही नहीं है, मगर उसने वो बढ़ाया लोगों को, मीडिया को शिंदे जी के खिलाफ आकर्षित किया। हाँ, शिंदे जी के खिलाफ खड़ा कर दिया कि भाई रचिन मत दो, ये दो वो दो। अभी ऐसा हाल है कि शिंदे साहब भी उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है ये लड़ाई बड़ा होने वाली है? सर वो कर्म से का चीज़ पुराना है जी, मगर फिर वो वापस आ गई। हाँ, फिर वो एक विनय भंग का केस आ गया, फिर और वो एक थिएटर में इनके लोगों ने कुछ लोगों को किया, तो वो लड़के का एक केस आ गया। 3 केस तो इसके ऊपर हो गए जी। सर अभी जितेंद्र जिस तरह से जा रहा है, इसमें संघर्ष नहीं, युद्ध। संघर्ष तो वो होता है कि भाई उसमें किसी न किसी के, दोनों के बचने की उम्मीद रहती है। सर या तू रहेगा या तो मैं रहूँगा, यहाँ तक आ गई है नौबत अभी। या तो एकनाथ शिंदे रहेंगे थाना के सर्वे सर्वा, या तो जितेंद्र बनेगा। जितेंद्र के बनने के चांस 5% नहीं है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं जी। उसके पास खाली एक ज्वलंत जीवंत ऐसी आग है, तो वो क्या कर सकता है, वो आग लगा सकता है। तो वो अभी क्या करेगा, वो मशाल चिन्ह जो उद्धव जी का है, वो और किसी के हाथ में हो न हो, वो मशाल चिन्ह अभी जितेंद्र के हाथ में है। और जितेंद्र आग लगाते घूमेगा। इनके जितने भी बस्तियां हैं, संस्थाएं हैं, पुराने कारनामे कुछ हो गए, नहीं अभी भी लगाता रहेगा। उसके हाथ में वो मशाल है, वो आग लगाता रहेगा। और शिंदे साहब के हाथ में साक्षात सत्ता है जी। सर ये सत्ता विरुद्ध संघर्ष की लड़ाई में सत्ता का ही विजय होता है हमेशा। अभी 3 ही चीज़ें इसके ऊपर हुई है।
सर इसके भी क्या है ना, हर एक के कबर्ड में बहुत सारे कंकाल रहते हैं जी। सर। इसके भी कंकाल जितेंद्र के निकालने जाएंगे ना तो वो भी 150 निकलेंगे ना। मतलब फाइलें बनेंगी। फाइलें बनी है सर, ऐसा क्या करते हैं तो सर एकनाथ शिंदे विद प्लानिंग करते हैं सब कुछ। वो जब कोई चीज़ करते हैं ना तो वो पूरी तरह तैयारी करके करते हैं ताकि बाद में उसमें भाग न जाए वो ऐसा होता है ना जी। तो अभी ये लड़ाई वैसे विषम है, मगर उसमें क्या है ना कि अभी थाना में निर्णायक दौर में या तो जितेंद्र पॉलिटिकली ये रहेगा या तो वो शिंदे साहब को तकलीफ़ देता रहेगा। ये कैसे है ना कि इसका अंत क्या है लेकिन सर अगले चुनाव में जी, जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कुछ भी करके एकनाथ शिंदे जितेंद्र को 101% नहीं 1101% चुनाव में विधानसभा में गिराएंगे। कुछ हाँ एक है कि अगर जितेंद्र यहाँ से विधानसभा मुमरा कलवा का छोड़ के उसके गांव वो किधर सिन्नर जुन्नर ऐसा कुछ है, सिन्नर है ना, शिरडी के पहले वहाँ कुछ है, वो रिजर्व है। वहाँ पे इनके ही जो बंजारा कम्युनिटी है उनका वर्चस्व है वहाँ से। वो भी उसको भी इच्छा थी पहले, पवार साहब ने इसको इधर दिया, उसको उधर ही जाना था तो उसको अगर वहाँ नहीं गया तो यहाँ तो। और सर अभी उसका नाम अभी हमारी चर्चा हुई तो हमने नाम भी लिया था मगर छुपा रखता हूँ मैं सर। एक आदमी जितेंद्र के ही खेमे में ऐसा तैयार हो गया है, आप भी नाम मत लेना, इंडिकेट मत करना, तैयार हो गया है कि जिसने बोला है कि मैं या तो बीजेपी की तरफ या शिंदे गुट की तरफ, जैसा आप बोलेंगे, मैं खड़ा रहूँगा जितेंद्र के खिलाफ और उसको गिराऊंगा। लास्ट टाइम में वो गिराने के इसमें था मगर इनका पैचअप हो गया जी, सर करके। वो जो औरत है ना कोई तो दीपाली सैयद, सो उसको जितेंद्र के कहने से ही दिया था शिवसेना ने और वो शिंदे साहब ने दिया था क्योंकि शिंदे साहब का उस समय दोस्ती था तो बोले चलो तुमको तकलीफ नहीं होगी, तुम चुन के आओ। मगर इस बार तो हालात ऐसे हैं कि अभी लड़ाई शुरू हुई, चोर की लड़ाई देखने को मिल सकती है थाने में। ये लड़ाई शुरू हुई है और अभी मैं बोलूँगा कि ये लड़ाई का अंत बहुत दुखद होगा सर, क्योंकि जितेंद्र भी एक अच्छा योद्धा है जी, अच्छा लोग काम करने वाला लोक नेता है, लोगों के काम करता है। मगर उसकी करियर पहले तो पवार साहब ने उसको चांस नहीं दिया, बहुत सालों तक उसको डीप फ्रीज़र में डाल के रखा। उस समय वो बेचारा परेशान था कि भाई मुझे चांस नहीं मिल रहा है, चांस नहीं मिला तो एक बार भी मेडिकल एजुकेशन वो कैबिनेट मिनिस्टर थे लेकिन क्या वो भी मतलब मिनिस्टर नहीं बनाया 6 महीने के लिए। हाँ, वो शरद पवार साहब और उसका एक क्या है ना ज़िंदगी में प्रॉब्लम है कि उसने अजीत पवार से पंगा लिया था। मुझे परसों आश्चर्य लगा अजीत पवार उसको बचाने के लिए आगे, क्योंकि अजीत पवार बहुत खार खाते रहे थे उसके ऊपर और सुप्रिया के खेमे में वो है तो पार्टी के अंदर से भी उसको डैमेज हो सकता है, ये भी बात हम भूलना नहीं चाहिए। और शिंदे साहब तो उसको छोड़ेंगे नहीं सर, ये हाल है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, ऐ जितेंद्र और एकनाथ तुम्हारा एतबार एक दूसरे को ना रहा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड की आर पार की लड़ाई के बारे में, क्योंकि उन्होंने अधिवेशन में काफ़ी जो है ज़मीन घोटाले वाले काफ़ी बवाला हुआ है और ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा इसी पर हम चर्चा कर रहे थे और सत्य जी ने अपने अंदाज में एकदम सही विवरण दिया, इसका विश्लेषण किया। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।